नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आईना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपको ग्रेड 9 का सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन इस पे बात करेंगे। ये बताऊंगी मैं आज आपको एक्चुअली ये है क्या। एक्चुअली आप मुझे ये बताएं इज्म होता क्या है। इज्म की अगर हम बात करें, जिस वर्ड के साथ ये इज्म लग जाता है वो एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है, एक धारणा है, एक विचार है। क्या इज्म लगने के बाद सोशल मीन्स समाज की बात करता है, और इज्म मीन्स आइडियोलॉजी, सामाजिकता की बात करता है। अगर मैं बात करूं सोशलिज्म का मीनिंग सामाजिकता, एक समाज की बात करता है, एक सामाजिकता की बात करता है सोशलिज्म। तो ये सब चीजें एक समाज में कैसे बदलाव आता है, समाज में किस तरीके से कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आज मैं आपके सामने खड़ी होकर पढ़ा रही हूँ, ये एक बहुत एक पेट्रियार्टिक सोसाइटी में एक टीचर होना या एक औरत का ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर पढ़ाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अगर यही मैं बात करूँ 18th सेंचुरी की, जिस टाइम भारत में सती प्रथा होती थी, लड़कियों का पढ़ना पाप माना जाता था, लड़कियों का पढ़ना, घर से निकलना, सिर्फ घर के जॉब्स करना ही उनका काम माना जाता था। उसके हिसाब से तो अब अगर देखा जाए, उससे कंपेयर करें हम, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों की। तो ये बदलाव कैसे आए, कैसे समाज में परिवर्तन आए, क्यों आए, किस तरीके से हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन किसके संदर्भ में? यूरोप की बात करेंगे या रशिया की बात करेंगे, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग। उससे पहले छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगी। किसी भी सोसाइटी में सबसे पहले जो चेंजेस आते हैं उनकी बात करें तो उसका पूरा एक क्रम निर्धारित होता है। ये सिर्फ एक बेस बना रही हूं, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, ये सिर्फ एक बेस की बात कर रहा है। सबसे पहले आते हैं आर्थिक परिवर्तन, यानी कि इकोनॉमिक चेंजेस। सबसे पहले आएंगे इकोनॉमिक चेंजेस, उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं सोशल चेंजेस। क्या आते हैं? सोशल चेंजेस। और उसके बाद क्या आते हैं आपके? पॉलिटिकल चेंजेस। पॉलिटिकल चेंजेस ये आते हैं आपके। क्या कहा मैंने? इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे, उसके बाद सोशल चेंजेस आएंगे और फिर पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे। अब मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ कैसे। एक समाज है, वो इकोनॉमिकली बहुत साउंड है, तो वो अपना रहन सहन बढ़ाएगा, ठीक है। अब जो सोशल चेंजेस है उसके अंदर रहन सहन बदलाव आएगा, तो कुछ अपने जैसे लोगों के साथ ही उठना बैठना रखेगा, नीचे तबके के लोगों को छोड़ देगा। धीरे धीरे जो भी रूल रेगुलेशन वहां पे बनेंगे, इन लोगों से प्रभावित होंगे रूल रेगुलेशन, ठीक है। अगर हम बात करें इकोनॉमिकली साउंड लोग अपने आप की एक सोसाइटी बना लेते हैं धीरे धीरे, और उसके बाद जो सरकारें होती हैं, पॉलिटिकल बदलाव जो होते हैं, कुछ हद तक उन पर भी निर्धारित होते हैं। ये जब हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आपका चैप्टर जो पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यहाँ हो एक छोटा सा मैं उसके बारे में ओवरव्यू देती हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अगर मैं बात करूं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो आप मुझे एक बात बताओ, जनरल सी बात बताना, बिल्कुल जनरल सी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था? वहां के जो भी सोसाइटी थी वो एस्टेट्स में डिवाइड थी। चर्च और फर्स्ट एस्टेट के लोग यही लोग थे जो राजा के साथ काम करते थे। जो राजा ये बताते थे राजा को ये करना, राजा वही करता था। यही था, एक्चुअली यही था। क्या कि जो फाइनेंशियली साउंड लोग हैं, इकोनॉमिकली साउंड हैं, वो लोग एक सोसाइटी की स्थापना कर लेते हैं और वो फिर पॉलिटिकली कहीं ना कहीं खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई आप लोगों को? चलिए
18th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो 18th सेंचुरी में 1799 के आसपास का था। ये था आपका 18th सेंचुरी क्या होगी, 1700 से 1799 तक का जो पीरियड है वो होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पीरियड। एक्चुअली जब यूरोप की अगर मैं बात करूं तो सबके सब थोड़े चेंजेस चाहते हैं, जितने भी लोग हैं वो सब थोड़े चेंजेस चाहते हैं, सब तो नहीं चाहते चेंजेस। अब एक बात बताओ मुझे, जिसका पेट भरा होगा वो ये थोड़ी कहेगा कि रोटी के लिए कोशिश करो, नहीं कहेगा। जो भूखा होगा वो कहेगा कुछ चेंजेस लाओ। तो यूरोप में जो चेंजेस चाहते थे उन लोगों के बीच और जो चेंजेस नहीं चाहते थे उन लोगों के बीच अलग अलग डिविजन्स बट गए, अलग अलग पार्ट्स डिवाइड हो गए। आज मैं चैप्टर का एक हल्का सा ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी ना ज़्यादा डीप होगी, लेकिन हाँ ओवरव्यू होगा ये आपके लिए चैप्टर का, ठीक है। जो वो डिवीजन हुआ, वो डिवीजन ये था, एक बने लिबरल, ठीक है, एक बने लिबरल, एक बने रेडिकल और एक बने आपके कंजर्वेटिव। तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ। लिबरल की बात करें तो इनको हम बोलते हैं उदारवादी, ठीक है। रेडिकल्स की बात करें तो इनको बोलते हैं क्रांतिकारी। और कंजर्वेटिव की बात करें तो ये होते हैं रूढ़िवादी, चाहे जो हो जाए हम नहीं बदलेंगे, ठीक है, ये वो लोग हैं। लिबरल कहते हैं चेंजेस तो चाहिए लेकिन स्लोली और ग्रेजुअली। अच्छा जी, और जब आपके रेडिकल से क्या कहते हैं, रातों रात चेंज कर दो सब कुछ, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट, रातों रात बदलाव चाहिए। रूढ़िवादी कहते हैं कोई चेंज नहीं होना चाहिए, नो चेंज, ये कहते हैं आपके रूढ़िवादी। जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है वो एग्जैक्ट लाइन पढ़ती है, वो ये कहते हैं दे लिबरल्स वांटेड अ नेशन which tolerated all religions. They argued for an elected parliamentary government subjected to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent. ये कहते हैं लिबरल, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो पार्लियामेंट के थ्रू चुनी गई हो। किसके थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू। और जो वहां पे जजेस हो या जो भी जुडिशरी हो वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, कोई भी मत देने के लिए, कोई भी फैसला लेने के लिए। रेडिकल्स वांटेड अ गवर्नमेंट विच वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। वो ये कह रहे हैं ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो वहां की जनता चाहती है। कौन? ये आपके भाई क्रांतिकारी, जो आज आप सबके सब भगत सिंह बनने को तैयार हो। आप सब क्या हो? रेडिकल हो। आप रातों रात चुटकियों में सब कुछ बदलना चाहते हो। रातों रात आप सोचते हो भैया हम तो किले फतेह कर देंगे, लेकिन रातों रात कुछ नहीं होता। रेडिकल्स the idea of non-existence of private property and concentration of property in hands of a few was disliked by them. ये कहते हैं कि किसी के पास तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी और किसी के पास नहीं है, ये सब कुछ पूरी तरह से गलत है। और कंजर्वेटिव क्या कहते हैं वो सुनो। कंजर्वेटिव they respected the past and resisted the change but soon after the revolution began to accept the changes. ये कहते हैं बदलाव तो हो लेकिन किसी तरह का कोई रिवॉल्यूशन ना हो और बदलाव भी ना के बराबर हो। देखो मैं आपको इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, देखो ध्यान से सुनना। हम बात कर रहे हैं यहाँ, मैं इसको इंडिया के अभी लेटेस्ट इंडिया के एग्जाम्पल से बता रही हूँ। मान के चलो मैं 50,000 पर मंथ कमाती हूँ, ठीक है। हो सकता है आप 5 लाख रुपए महीना कमाते हो, आपकी इनकम मुझसे बहुत ज्यादा है, आपकी इनकम मुझसे लगभग 10 गुना ज्यादा है अप्रॉक्स, मान के चलो।
तो जो आपका स्टैंडर्ड होगा और जो मेरा स्टैंडर्ड होगा उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा। वो अपने आप दिखेगा, वो डिफरेंस होगा। वो जो डिफरेंस है ना बेटा, वो डिफरेंस क्या करता है, धीरे धीरे एक क्लास बना देता है। हम अंबानीज की तरह अरबों खरबों के घरों में तो नहीं रहते, नहीं रहते ना। तो जो अंबानीज हैं और हम हैं, वो जो डिफरेंस है वो पूरी तरह से समाजवाद के विरुद्ध है। समाजवाद या सोशलिज्म ये कहता है कि समाज के, यानी कि एक कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं सब पे सबका समान अधिकार हो, सबको इक्वल मिले। लेकिन ऐसा नहीं है। सॉरी। इंडिया में, सुनो मेरी बात ध्यान से, इंडिया में सोशलिज्म वर्ड प्रेम्बल में है। सोशलिज्म वर्ड, ये सोशलिज्म वर्ड प्रेम्बल में है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में है। पीछे आया भी था कि क्या ये सच सही है, इंडिया में क्या सोशलिज्म को फॉलो किया जा रहा है? नहीं फॉलो हो सकता। कहीं ना कहीं अमीर और अमीर है और गरीब होता जा रहा है। तो सोशलिज्म इसके अगेंस्ट बात करता है। सोशलिज्म सबको इक्वल लेके चलने की बात करता है। आज ये मैंने चैप्टर में आपको एक छोटा सा हल्का सा प्रीव्यू दिया है। आप ये वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। बाकी का जो इसका पार्ट है मैं आगे वीडियोस के पार्ट बनाऊंगी और आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल होंगे। जहां जिस पॉइंट में आपको परेशानी आ रही हो, जहां ये लग रहा हो कि हमें समझ नहीं आ रहा, कमेंट कर देना। पहले उस डाउट को लूंगी, उसके बाद आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है, समझ आ गया तो आ गया और नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया, फिर कुछ इलाज नहीं है इसका। तो इसका एक ही इलाज है, आप आराम से ध्यान से इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखो, साथ साथ इसके रिटन नोट्स बना लो। इस चैप्टर के नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये चैप्टर हवाई चैप्टर नहीं है कि बिना नोट्स के चल जाएगा। मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बोलती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ मैं आपको यहीं पे दूंगी इस चैप्टर का। एक बार नोट्स बना लोगे, दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी बुक, ठीक है। तो आज मैं ये चैप्टर यहीं पे रोकती हूँ और ये आपका चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। इस चैप्टर के बाद मैं आपको फिर दूसरा शायद हिटलर का चैप्टर कराऊँ या ज्योग्राफी का कोई कॉन्सेप्ट कराऊँ, लेकिन ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग होगा ना, इसके आपको सिर्फ 2 या 3 वीडियो और मिलेंगी, लेकिन चैप्टर में मजा आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है। टाइम लगेगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएंगी इस चैप्टर की, लेकिन आपको समझ आएगा बहुत अच्छा। आज के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, वीडियो देखने के बाद इतना तो कर ही सकते हो। शेयर भी कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। अच्छा, एक टीचर आपसे क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता, एक मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइबर से, लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से। थैंक यू।